दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 25 ऐसे महत्वपूर्ण और आपके 100% सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को कराऊंगा जो कि बिल्कुल ही परीक्षा का सिस्टम हैंग कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो आपके सिलेबस आधारित होंगे, वो पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे जिसको बार बार पूछा जाता है और ऐसे संभावित प्रश्न भी होंगे जिनको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं मेहनत करके जब वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाल करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वरना आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, आपको उन सभी प्रश्नों को उत्तर इस तरीके से बताऊंगा, बस एक ही बार में सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं और यूनिवर्सिटी का अपडेट है आपको आसानी से मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। सो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए कुछ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एग्ज़ाम टाइम में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब दोस्तों देर किए बिना हम लोग चलते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, नील हरित शैवाल का प्रयोग किसमें करते हैं? तो दोस्तों नील हरित शैवाल का प्रयोग एक जैव उर्वरक के रूप में धान की खेत में करते हैं। ठीक है, धान की खेत में नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज़ करते हैं, ग्रीन ब्लू एल्गी को। और नेक्स्ट है आपका, जंगलों की कटाई के बाद फसल उगाना और मृदा उर्वरता खत्म हो जाने के बाद फिर इसी प्रक्रिया को दोहराना, यानी आपने फसल उगाया जंगल काट करके और वहाँ का जब मृदा का उर्वरता खत्म होगा तो फिर आपने किसी नई जगह पे जंगल की कटाई की, फिर वहाँ से फसल उगाया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको स्थानांतरित खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इसको, जिसमें बार बार जगह चेंज करके खेती की जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा। और नेक्स्ट है आपका LER का फुल फॉर्म, यानी LER का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों LER का फुल फॉर्म होता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो यानी भूमि समतुल्य अनुपात, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है फसल उत्पादन, मुर्गी, कृषि वानिकी एवं पशुपालन घटक हैं। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो है ये आपके किस चीज़ के घटक हैं? तो ये आपके कृषि प्रणाली यानी फार्मिंग सिस्टम के घटक हैं। जैसे फसल उत्पादन, मुर्गी पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन, ये सब आपके कृषि प्रणाली के घटक हैं। और नेक्स्ट है, दलहनी फसलों के बीजों का टीकाकरण किससे करते हैं? तो दोस्तों दलहनी फसलें जितने भी होते हैं उनके बीजों का टीकाकरण राइजोबियम कल्चर से करते हैं। किससे? राइजोबियम कल्चर से करते हैं। और आपको पता है दलहनी फसलें जितने भी होती है राजमा को छोड़ करके सभी के सभी क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है। राइजोबियम नामक जीवाणु जिसके जड़ में पाया जाता है, जिसके कारण मृदा में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करती है। और दलहनी फसलों के जो बीज होता है उनको टीकाकरण के लिए राइजोबियम कल्चर का यूज किया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है दलहनी फसलों के मैंने तो ये कर लिया। नेक्स्ट है, किसी भूखंड पर एक ही फसल को वर्ष भर उगाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी भी एक निश्चित भूमि क्षेत्र पे एक ही फसल को वर्ष भर लगातार उगाना क्या कहलाता है? तो ये आपका सतत सस्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत सस्यन कहलाता है। और नेक्स्ट है, भारत में झूम खेती प्रचलित है। तो दोस्तों भारत में झूम खेती कहाँ प्रचलित है? तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट में, यानी पूर्वोत्तर स्टेट्स जितने भी हैं जैसे सिक्किम, मिजोरम इत्यादि हो गए, वहाँ पे झूम खेती काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट में, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, जो मणिपुर वगैरह हो गए जहाँ पे हिंसा चल रहा है, उधर क्या किया जाता है? उधर झूम खेती किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ IIFS। तो दोस्तों IIFS का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, यानी दोस्तों IIFS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, वो एलविस यादव वाला सिस्टम समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है बिग बॉस पे। तो आप लोग फार्मिंग सिस्टम का पेपर है तो बिल्कुल फार्मिंग सिस्टम का सिस्टम ढीला कर देना है। बस आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए अंत तक, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का महत्व तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखकर पेपर देने जाओगे। और नेक्स्ट है, फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है,
फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु, मृदा, जल इत्यादि होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये फार्मिंग सिस्टम यानी कृषि प्रणाली को प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में। और नेक्स्ट है सहकारी उन्नत खेती में स्वामित्व कैसा होता है। तो दोस्तों सहकारी उन्नत खेती में जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है। ठीक है, क्योंकि सहकारी उन्नत खेती में व्यक्ति जो होता है उसका स्वामित्व तो व्यक्तिगत होता है। इसके कारण क्या होता है, खेती उन्नत होता है। अगर सहकारी खेती में सामूहिक रूप से किया जाए तो लोग आपस में कंपटीशन करके कि वो काम नहीं कर रहा तो मैं भी काम नहीं करूँगा, इस चक्कर में खेती को बर्बाद कर देते हैं। और वहीं जब पर्सनल हाथ में होता है तो खेती उन्नत हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा बिल्कुल देहाती भाषा में। और नेक्स्ट है दो फसल ऋतुओं के बीच कम समय के फसल लगाना कहलाता है। यानी दोस्तों आपने सुना होगा कि कैश क्रॉप के बारे में, दो फसल ऋतुओं के जैसे रबी और खरीफ मौसम के बीच में जो जायद के सीज़न होता है उसमें अगर आपने मूंग को बो लिया और मूंग की कटाई कर ली खरीफ फसल की बुआई से पहले तो इसको कैच क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, कैच क्रॉप किसे कहते हैं, दो फसल ऋतुओं के बीच के समय में आप जो किसी फसल का उत्पादन करते हैं उसी भूमि पे इसको कैच क्रॉप कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है आधुनिक कृषि को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक कृषि को और किस नाम से जानते हैं, तो रासायनिक कृषि के नाम से जानते हैं। रासायनिक यहाँ पे का होगा। ठीक है, तो आधुनिक कृषि को रासायनिक कृषि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल आप देख ही सकते हैं हर जगह केमिकल यूज हो रहा है, हर जगह रसायन यूज हो रहा है, जिसके कारण आधुनिक कृषि को रासायनिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है रैंचिंग कृषि में स्वामित्व कैसा होता है। तो दोस्तों रैंचिंग कृषि में स्वामित्व आपका क्या होता है, सार्वजनिक होता है। कैसा होता है, सार्वजनिक होता है। और नेक्स्ट है कृषि फसलों को वृक्षों या झाड़ियों के बीच गलीनुमा जगह में उगाना क्या कहलाता है। यानी दोस्तों अगर आप फसल को, कृषि फसल को जैसे गेहूँ, चावल या फिर कोई भी फसल को आप वृक्षों के बीच या फिर झाड़ियों के बीच गलीनुमा जगह में उगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको एले क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका फसल सघनता का सूत्र पूछा जा सकता है पेपर में, मैंने आपको लिख रखा है इस पर। फसल सघनता का सूत्र क्या होता है, तो फसल सघनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कुल फसली क्षेत्र अपॉन, यानी कुल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध फसली क्षेत्र गुने 100। क्या होता है, कुल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध फसली क्षेत्र गुने 100। और नेक्स्ट है आपका अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब शुरू हुआ। तो दोस्तों अधिक अन्न उपजाऊ अभियान आपके 1947 यानी आज़ादी के साल ही शुरू हुआ था। आप इसको याद कर लीजिएगा, 1947 यानी आज़ादी का साल, उसी साल से क्या हुआ, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान का शुरुआत हुआ था भारत में। और नेक्स्ट है किसी भूखंड पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग अनुपात में उगाना कहलाता है। तो दोस्तों जब एक ही भूमि पे आप दो फसलों को अलग अलग अनुपात में उगाते हो तो उसको कहते हैं अंतःसस्यन या इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जब एक ही परिक्षेत्र पर एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के उगाना कहलाता है। तब दोस्तों अगर आप किसी विशेष क्षेत्र पे, विशेष भूमि ज़मीन के टुकड़े पे, अपने खेत पे एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगा रहे हैं, उसमें कोई पंक्ति व्यवस्था नहीं है, आपने जैसे 3 फसलों को ले लिया, गेहूँ जौ और जई को मिला करके छींट दिया खेत में, और तो इस तरीके की खेती को मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है, यानी मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का मात्रा निश्चित नहीं होता, किसी का लाइन निश्चित नहीं होता, बिल्कुल सब एक दूसरे में मिश्रित होते हैं। ठीक है, और वहीं अगर बराबर अनुपात का बात हो, अनुपात में अलग अलग बोया जाता है तो उसको अंतःसस्यन, और बिना पंक्ति व्यवस्था के बोया जाता है जैसे तैसे, उसको मिश्रित खेती कहा जाता है। और नेक्स्ट है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपके 1905 ईस्वी में हुई थी। कब, 1905 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों मैं रट्टा लगा रहा हूँ ताकि आपको याद हो। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। और नेक्स्ट है भारत में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं। तो दोस्तों भारत में कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और इस बात को योजना आयोग ने सन 1989 ईस्वी में बताया था। ठीक है, ये जो आंकड़ा है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाला, ये योजना आयोग के द्वारा कहा गया है और ये 1989 में कहा गया था। इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो सभी को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है आपका बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का फार्मिंग सिस्टम का, तो इस वीडियो सीरीज का जो है ये लास्ट प्रश्न था। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जितने भी आपको एग्री मस्ती के माध्यम से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपके पेपर के लिए
मददगार साबित होते होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मदद आपको लगातार मिलती रहे तो आप हमारे चैनल एग्री मस्ती को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग कर भी देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूं ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो आप सभी, मैं जितना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी रिक्वेस्ट को आप लोग फुलफिल कर दीजिएगा। और आगे के वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक हो ही जाता है। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर लीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।